हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पुनः लिपिड्स में नई चीज़ों को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम उसी के आगे चलते हैं जहां पर हम लोगों ने एंड किया था। आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से ग्लिसरॉल का निर्माण हुआ था। ग्लिसरॉल के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी था, आप भली बात जानते, क्योंकि पिछले कक्षा में बता दिया गया था कि वो था कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स के, और ये कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बने थे? ये कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपसे बताया था कि आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो है यहाँ पे धरती से, धरातल से आपको H2O मिलती है, जो कि 6 H2O और 6 CO2 और प्लस 6 H2O के साथ संयोग करके ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। और यही ग्लूकोज, इसी ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान समय जो है ये क्या होती हैं कि जब आप देखेंगे उसके चौथे चरण में, ग्लाइकोलाइसिस के चौथे चरण में पहुंचते हैं, यानी कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। और जब वो दो भागों में डिवाइड होती हैं तो आपने ट्रायोज के विषय में अभी जब आप ग्लूकोज पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा था कि ट्रायोज में किस प्रकार से ये कंपाउंड्स का निर्माण होते हैं। तो वहाँ पे भी बताया गया था कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जब इनका अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में आपका ये NADH2 से NAD में कन्वर्ट होते हैं। NADH2 से ये क्या होते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल करके, इस एंजाइम्स की उपस्थिति में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकल करके वो जा करके इसके दूसरे कार्बन के साथ संयोग होते हैं। और जब ये संयुक्त होते हैं या संयोग करते हैं तो उस दरमियान आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का निर्माण होता है। और इसी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को अगर देखा जाए तो ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP ADP में कन्वर्ट होता है, जो कि एक फास्फोरस को लेकर के, एक जो फास्फोरस था इसका, ये फास्फोरस यहाँ से लॉस होता है, निकल जाता है। और निकलने के समय जो है यहाँ पे क्या निर्माण देते हैं, यहाँ पे निर्माण देते हैं आपके ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। अब ये ग्लिसरॉल, जब ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाता है तो ग्लिसरॉल के निर्माण के बाद आप देखते हैं कि जब ग्लिसरॉल बन जाता है तो ग्लिसरॉल बनने के दरमियान हम फिर फैट की तरफ जाते हैं, या हम आप कह सकते हैं कि फैटी एसिड की तरफ जाते हैं, फैट और ऑयल की जाते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर, वनस्पतियों के अंदर ऑयल का निर्माण होता है, फैट का निर्माण होता है, जिससे कि हमारे जो एक ऊर्जा का संग्रह का निर्माण होता है वो इन्हीं के माध्यम से हो सकता है या होता है। तो ये कैसे बनते हैं इस पे हम एक बार थोड़ा सा आप जो है चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लिसरॉल का निर्माण हो चुका है, किसके माध्यम से हुआ है? कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से हुआ। और कार्बोहाइड्रेट्स में कैसे? कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम के दरमियान जो है ये बनना प्रारंभ हुए हैं। तो अब यहाँ जब ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाता है, यानी कि CH2OH, CHOH और फिर CH2OH, ये आपका बन जाता है क्या? ग्लिसरॉल। अब ये जो ग्लिसरॉल का निर्माण हुआ है, इस ग्लिसरॉल के निर्माण के बाद आप देखेंगे इसमें, इस ग्लिसरॉल के निर्माण के उपरांत अब यहाँ पे ये किस प्रकार से जुड़ते हैं, जो एसाइल समूह जुड़ती है इनके साथ, वो कैसे जुड़ती है? एसाइल समूह क्या होती है कि आप देखेंगे जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह के आपस में टूटने के दरमियान, जब ये जो एसिल समूह का निर्माण है, जो ये कार्बोक्सिलिक समूह है, जब ये टूट के एक प्रोटॉन को, एक हाइड्रोजन प्रोटॉन को त्यागते हैं, और त्यागने के दरमियान फिर इनका जो निर्माण होता है, समूह का निर्माण होता है, वहाँ पे
आप देखेंगे या ये टूटेंगे तो किसी न किसी के साथ जुड़ते भी हैं जुड़ने के दरमियान। तो जुड़ते कैसे, जैसे ग्लिसरॉल के साथ जुड़ना या किसी फैटी एसिड के साथ जुड़ने के दरमियान अपने एक प्रोटॉन को त्यागने के समय इनका निर्माण होता है, जिसको हम एसिल कहते हैं। ये कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। इनका टूटने की जो प्रक्रिया होगी वो इस प्रकार से पाई जाती है। जैसे यहाँ पे क्या है, आप अमूमन देखे होंगे हर जगह, अमूमन लगभग हर जगहों पे आप देखते हैं कि यहाँ पे R, इसके साथ क्या है, एक कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह को आप जान ही रहे हैं। R क्या है, R होता है आपका हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। R जो आपके हैं वो क्या हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन आप जो है इनके माध्यम से इसको मेंटेन कर सकते हैं या देख सकते हैं। ये हाइड्रोकार्बन इनके साथ जुड़ते हैं। ये हाइड्रोकार्बन होंगे कौन, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल होते हैं। और यहाँ के लिए लिपिड्स के लिए बात हो रही है, लिपिड्स में जो हाइड्रोकार्बन है वो फैट एंड ऑयल समूह के अंतर्गत आते हैं। कौन से रहते हैं ग्लिसरॉल, किस प्रकार से बनते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन है, जब यहाँ हाइड्रोकार्बन इसके साथ जुड़ता है तो निर्माण क्या करते हैं, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जुड़ेंगे कैसे। जैसे पहले कार्बन पे यदि जुड़ रहे हैं तो जुड़ने के लिए सभी कार्बनों पे जुड़ेंगे, लेकिन पहले कार्बन का हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जुड़ रहे हैं और बनेंगे कैसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक H2O बाहर निकल आता है। H2O कैसे निकलता है कि यहाँ का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे हाइड्रोक्सिस मॉलिक्यूल्स लेकर के H2O का निर्माण कर लेते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे जुड़ जाता है आपका एक एसिल समूह, एसिल समूह। इसे हम कहते हैं 1 मोनो एसिल ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं, 1 एसिल ग्लिसरॉल कहते हैं। 1 एसिल ग्लिसरॉल आपका ये होता है। अब इसके साथ साथ हम इस चीज़ को 1 कह सकते हैं। 1 हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पहले कार्बन पर जुड़ा है। यदि यही दूसरे पे जुड़ता या तीसरे पे जुड़ता तो हम लिखते यहाँ पे 2 मोनो या फिर 3 मोनो, यानी एक ही जुड़ता तो। और यदि ये जो है दोनों तीनों पे जाके जुड़ जाते, जैसे अगर देखा जाए तो अगर ये तीनों पे जुड़ रहे होते हैं तो उस दरमियान जो है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ट्राईग्लिसरॉल। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ट्राइल एसिल, जैसे यहाँ पे कहेंगे ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। ये चीज़ों का हम निर्माण कराते हैं या इन चीज़ों को हम बोलते हैं या बताते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे ये तो आपका ट्राई एसिल ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाता है। यदि हम इसी के माध्यम से किसी सिंपल ग्लिसराइड का निर्माण करें तो हम कैसे कर सकते हैं। मैंने आपसे बताया कि ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो R होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। और ये हाइड्रोकार्बन कौन से जुड़ सकते हैं, या ये यूँ आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर हम किसको रख सकते हैं, कहाँ पे इसको हम बनाने में वसी अम्लों को हम कहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या कि इनके निर्माण में हम एक फैट के कंपाउंड्स को और एक ऑयल के कंपाउंड्स को ले लेते हैं। फैट का है तो कैसे होगा, आप लोग पहले आपको बताया गया था कि यदि फैट होता है तो फैट के दरमियान क्या होता है कि कार्बन CnH2n और +1 यदि है तो वो क्या है, संतृप्त है। क्या है, संतृप्त है, या इसको कहते हैं सैचुरेटेड। अगर CnH2n-1 है तो असंतृप्त होता है और इसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड होगा तो इनके हाइड्रोजन में एक प्लस होगा
अनसैचुरेटेड है तो वो उसमें एक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के वो कम रहेगा, घट करके रहेगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि किस प्रकार से इसका हम फॉर्मेशन करेंगे, कैसे निर्माण करते हैं। अगर जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं, मैं एक फैट का बनाता हूँ और एक ऑयल का बनाता हूँ। फैट का बनाना है अगर हमको है तो हम बनाएंगे ट्राई एस्टेरीन। क्या बनाएंगे? ट्राई एस्टेरीन। एस्टेरीन, ट्राई एस्टेरीन बनाते हैं तो आपका ये एसिल समूह को हम पहले लिख लेते हैं। CH2, पहले हम इस प्रकार से कंपाउंड को बना लेते हैं, R1, R2 और R3। अब यहाँ पे तीन, चूँकि सेचूरेटेड बना रहे हैं, ट्राई एस्टेरीन जो है वो क्या है, सेचूरेटेड कंडीशन का होता है, यानी इसको हम फैट भी कह सकते हैं, फैट ग्रुप का कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये जमने वाले होते हैं, वो फैट ग्रुप के अंतर्गत होते हैं। तो इनमें कार्बन की संख्या 17 और हाइड्रोजन की संख्या 35 होती है। कैसे होती है? क्योंकि 17 दूनी 34 और +1 होने की वजह से इसको हम 35 लिखते हैं। अब इसकी हम अगर क्रियाशैली देखें, ये कैसे निर्माण होते हैं, ये आप जानते हैं, ट्राई एसिल ग्लिसराइड्स थे, ग्लिसरॉल थे। अब ये ग्लिसराइड्स में, ग्लिसरॉल से ग्लिसराइड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं कि इनके तीनों अणुओं पर, यानी हम यूँ भी लिख सकते हैं अल्फ़ा-1 बीटा और अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा-1 के नाम से भी हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा-1 के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। तो इसके तीनों ही कार्बनों पर ये आपस में जाकर ग्लिसरॉल के ऊपर ये फैटी एसिड जाकर के इस पे क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइल एसिल ग्लिसरॉल, और यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्राई एस्टेरीन लिख सकते हैं। तो ट्राई एस्टेरीन, यहाँ पे आप इस चीज़ को, चूँकि एस्टेरीन ये है ही, तो ट्राई एस्टेरीन का निर्माण होता है। अब इसके साथ साथ क्या है कि ये जो हाइड्रोकार्बन हैं, जब इनके साथ संयुक्त होंगे तो यहाँ पे हम निर्माण कर सकते हैं कि CH2, और जहाँ पे R था उसी R पे हम इसको जोड़ सकते हैं C17H35। क्या जोड़ सकते हैं? H75। ये पहले कार्बन पे हो गया। दूसरे कार्बन पे इसी भांति रहेगी, इसी भांति क्या रहेगी, CH, फिर इसके बाद यहाँ पे C17H35। फिर तीसरे कार्बन पे क्या होगी, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से इसको हम ट्राई एस्टेरिल ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं। ट्राई एस्टेरॉयल ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। अब ये एक सैचुरेटेड कंडीशन का आपका ग्लिसराइड्स का निर्माण हो जाता है, और यही ग्लिसराइड्स क्या होते हैं, हमारे ऐसे तत्व, ऐसे बॉडी में पाई जाती है, ऐसे पौधों के इस भाग में पाई जाती है जहाँ पे आप देखेंगे सूखने वाले होते हैं, अर्ध सूखने वाले होते हैं, और या तो आप देखेंगे कि वो पूर्ण सूखने वाले होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे हल्का सा मतलब आप मैक्सिमम रूम टेम्परेचर पे ही बातें की जाती है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे ये अपने आप को सही रख सकते हैं, इसलिए वो जम भी सकते हैं, नहीं भी जम सकते। जैसे आप नारियल के तेल को देखते हैं, तो नारियल का तेल क्या होता है कि नारियल का तेल आप देखेंगे
तो जमे हुए अवस्था में रहेगी, या तो रूम टेम्परेचर पे आकर के वो हल्का सा पिघला हुई अवस्था में पाई जाती है। ये सैचुरेटेड कंडीशन के, जितने भी सैचुरेटेड कंडीशन के फैटी एसिड आप पाएंगे या कंपाउंड्स पाएंगे, उसमें ऐसी ही चीज़ें पाई जाती हैं या रहती हैं। तो उस दशा में हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ऑयल की बात करें या ओलिन की बात करें, तो ओलिन को लेकर के अगर बनाई जाए तो यहाँ पर क्या है, अनसैचुरेटेड कंडीशन। अनसैचुरेटेड का अभी सूत्र क्या था? अनसैचुरेटेड का सूत्र था CnH2n-1, यही है ना। अब हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे इस चीज़ को हम देख सकते हैं। इस चीज़ को अगर हम देखें तो हम इसको आसानी से यहाँ पे सेम चीज़ें आपको देनी है, CH2, जैसा कि आपने इसे पहले वाले में C और R1, जैसे आपने इसमें पहले वाले में आपने लिखा, आप उसी प्रकार से इसको भी आप लिख सकते हैं, +3। अब अनसैचुरेटेड का है, ओलिन हमको बनानी है, तो ट्राईओलिन बनानी है। तो ट्राईओलिन में क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 17 है और 17 दूनी 34, एक माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 33। तो इस माध्यम से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक सिंपल ग्लिसराइड से ये क्या है आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्लिसराइड्स। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओलिन, ट्राईओलिन। अब इसको अगर हम रिएक्शन में लें तो इसी को यहाँ पे जो R है, R पे रखते हुए हम चले जाएंगे तो हमारा निर्माण हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखेंगे तो C17H35, CH1735, CH2 1735, इसको हम ट्राईओलिन भी कह सकते हैं, या फिर ट्राईओलिन, यहाँ पे इसको हम कहते हैं ट्राईओलिन, हो गया ना। ट्राईओलिन के तो इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं आपका ट्राईओलिल ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं, ट्राईओलिल ग्लिसरॉल के नाम से इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। इसी के साथ ये तो मान लीजिए आपका एक सरल ग्लिसराइड्स की बात हो गई। अगर हम मिक्स्ड ग्लिसराइड्स की बात करें तो मिक्स ग्लिसराइड कैसे बनती है? मिक्स ग्लिसराइड्स वो होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अलग अलग ग्लिसराइड्स आपस में संयोग करते हैं, उन्हें हम मिश्रित ग्लिसराइड्स कहते हैं या मिक्स ग्लिसराइड्स कहते हैं। अब ये बनती कैसे है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। आपके इसी हाइड्रोकार्बन पे यहाँ पे जैसे आपने ये दिखा, जो आपका जैसे हम मिक्स के लिए बना रहे हैं, मिक्स्ड ग्लिसराइड्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे मिक्स ग्लिसराइड्स के लिए आप सेम चीज़ें वही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप R, यहाँ पे आप इसी प्रकार से, फिर आप यहाँ पे उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं प्लस। अब यहाँ पे अलग अलग जो है आपके ग्लिसराइड वसी अम्लें जुड़ेंगे। 2 या 2 से अधिक जब ग्लिसरॉल आपस में संयोग करते हैं तो उस समय मिक्स ग्लिसराइड्स बनती है। अगर मान लेते हैं कोई फैटिक एसिड है, कौन कौन सी जुड़ रही है, अगर हम देखें, अगर 3 प्रकार की अगर यहाँ पे ग्लिसराइड्स आपस में जुड़ रही हैं तो तीनों प्रकार की कैसे हैं? 2 आपके सैचुरेटेड अगर हैं, अगर एक अनसैचुरेटेड है तो किस प्रकार से है, इसको हम देखते हैं। और वो दोनों अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कौन कौन से हैं आप देखेंगे। एक आपका जो है यहाँ पे एस्टरीन होगा, दूसरा जो है ओलिक होगा, तीसरा जो है पोमेटीन।
अगर 3 प्रकार के ट्राइग्लिसराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम मिक्स ग्लिसराइड्स कहते हैं। अब वो तीनों कौन कौन से हैं, इसको अगर हम देखें तो पहला होता है आपका C17H35। ये कौन सा है, इसको हम कहते हैं एस्टरीन। क्या कहते हैं, एस्टरीन। तो और दूसरा क्या होता है, दूसरा है आपका C17H13। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओलीन। क्या कहते हैं, ओलीन कहते हैं। अगर तीसरा यहाँ पे देख लिया जाए तो 15 और 31, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉमेटीन। क्या कहते हैं, पॉमेटीन, पॉलमेटीन। अब इनको अगर हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो ये बनेंगे कैसे, जैसे इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा, बीटा और अल्फ़ा 1। तो देखते हैं अल्फ़ा पे और बीटा पे दोनों पे सैचुरेटेड कंडीशन का हम बना लेते हैं, या हम जब भी लिखेंगे तो इसमें ट्राइग्लिसराइड्स का जब निर्माण होगा तो इस पे हम हमेशा याद रखेंगे कि इनको हम कैसे दें, तो कैसे कैसे नामकरण करें। तो यहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो CH2C, और यहाँ पे मान लीजिए हम एस्टरीन को रखते हैं, तो एस्टरीन को रखेंगे C17H35, ये हो गया अल्फ़ा। बीटा हो जाता है आपका C, फिर इसके बाद 15H31, फिर इसके बाद CH2, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया बीटा और यहाँ पे हो गया अल्फ़ा 1। अब यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, जो अगर ये तो बन गया आपका मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स। क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड्स। इनका नामकरण अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। इसका नामकरण हम कर सकते हैं आपका अल्फ़ा स्टीरो, इसके बाद बीटा ओलियो, बीटा, हाँ इसको नहीं, यहाँ हम बीटा और पॉमेटिक दे सकते हैं ना, पॉमेटिक। मैंने आपसे बताया था कि आप कहीं पे भी इस चीज़ को रख रहे हैं तो आप कहाँ पे रख रहे हैं, इस चीज़ को आप हमेशा पॉमेटीन और फिर अल्फ़ा 1 ओलियो। इस प्रकार से हम इसका नाम, जो चीज़ जिस कार्बन पे ये जुड़ेंगे उनको हम उस नाम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम मिक्स ग्लिसराइड्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे, इसी के आधार पे मैंने आपसे बताया था कि आप अगर इसको देखना चाहें तो क्या क्या हैं, इनको हम आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि अगर क्लासिफिकेशन के आधार पे देखा जाए तो कौन से ऑयल होते हैं और कौन से ऑयल नहीं होते, कौन सैचुरेटेड कंडीशन के होते हैं, कौन अनसैचुरेटेड कंडीशन के होते हैं, आप इसी के आधार पे चीज़ों को प्रदर्शित कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ के विषय में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपके वसाओं और तेलों के, वो आप देखेंगे किस प्रकार से आपस में जुड़ रहे हैं और बन रहे हैं। चूँकि ये चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि हमारे में फैटी एसिड डायरेक्ट पढ़नी है, तो हम ऑयल और फैट और ऑयल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसलिए पढ़ाऊँगा क्योंकि यही केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी जो है वसी अम्लों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मैच करती है, सेम होती है। तो आप दोनों को आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।